नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एसएससी इम्तिहानात के दौरान कोरोना वायरस से निपटने के लिए एहतियाती इक़दामात, तलबा को मास्क लगाने और पानी की बोतल साथ रखने की इजाजत। वज़ीर तालीम का जायजा इजलास। तेलंगाना को कोरोना वायरस से कोई खतरा नहीं, 4 मरीजों का इलाज जारी, 66,000 अफराद की स्क्रीनिंग। खलीजी ममालिक से आने वालों को अलग थलग रखा जाएगा। वजीर सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना असेंबली में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ करारदाद की मंजूरी का समाज के हर तबके की तरफ से खैर मकदम। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबर ओवैसी की सिताइश। साबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के कई फैसलों से मोदी हुकूमत को हासिल हुआ सियासी फायदा। क्या ये बाहमी तबादले वाला मामला है? बैरिस्टर ओवैसी का सवाल। और तेलंगाना के चिवड़ला में खातून की बरहाना लाश दस्तयाब, इस्मत रेजी के बाद कत्ल कर दिए जाने का शुबा। दिशा केस किया ताजा। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। महकमे तालीम के वजीर सबिता इंद्र रेड्डी ने कहा है कि कोरोना वायरस के पेश नजर 10वीं जमात के इम्तिहान के दौरान तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं। मंगल के दिन महकमे तालीम के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया। इजलास के दौरान रियासती वजीर ने बताया कि 5,34,903 तलबा इम्तिहान लिखेंगे। इनके लिए 2,530 मराकज़ कायम किए गए हैं। वज़ीर तालीम ने बताया कि अगर कोई तालिब इल्म सर्दी खांसी से मुतासिर है तो उनके लिए अलहदा रूम का इंतजाम किया जाएगा। इम्तिहान लिखने वाले तलबा के हाथों की सफाई के लिए इम्तिहानी मराकज़ पर सैनिटाइजर्स या फिर लिक्विड सोप फराहम किया जाएगा। इम्तिहान लिखने वाले तलबा को मास्क लगाने की इजाज़त होगी और अपने साथ वाटर बॉटल रखने की सहूलत भी हासिल कर सकेंगे। रियासती वजीर ने कहा कि एहतियाती तौर पर अगर इन्विजिलेटर्स की तबीयत खराब हो जाए तो उसके मुतबादिल इन्विजिलेटर को महफूज रखा गया है। तलबा को सुबह 8:30 बजे ही इम्तिहानी मराकज़ में दाखिले की इजाज़त होगी ताकि सेंटर पर हुजूम जमा ना हो। 19 मार्च से 6 मार्च तक चलने वाले इम्तिहान के दौरान तमाम इंतजामात किए जाएंगे। तलबा को हॉल टिकट डाउनलोड करने की सहूलत दी जाएगी। अब तक 4,05,000 तलबा ने हॉल टिकट डाउनलोड कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि जिले सतह पर राब्ते के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है जो 24 घंटे काम करेगा। तफसीलात के लिए इस नंबर पर राब्ता किया जा सकता है। नंबर है 04023230942। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 04023230942। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि कोरोना वायरस के 5 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए हैं। इसमें तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले एक भी नहीं है। जुमला 5 मरीजों में 1 मरीज को डिस्चार्ज दिया गया है, 4 का इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि 66,182 अफराद की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 464 अफराद में अलामतें पाई गई जिसमें 5 अफराद को पॉजिटिव पाया गया। चारशंबे से खलीजी ममालिक कतर, ओमान, कुवैत से आने वालों को अलग थलग किया जा रहा है। बैरून ममालिक से ताल्लुक रखने वालों को उनके आबाई जिले में अलग थलग रखा जा रहा है। दीगर रियासतों से तेलंगाना में दाखिल होने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। बाज बैरूनी ममालिक से आने वाले घर में ही अलग थलग रखने की दरख्वास्त कर रहे हैं, उसका भी जायजा लिया जा रहा है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। मंगल के दिन खैरताबाद के इलाके का दौरा करते हुए उन्होंने सफाई और दीगर कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए मेयर ने कहा कि कॉरपोरेशन अमला व दीगर खिदमात के अमले के साथ मिलकर मुमकिना इक़दाम जारी हैं। बैरून ममालिक से आने वालों को 14 दिन तक अलग थलग रखने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। बायोमेट्रिक निज़ाम को चंद दिन तक के लिए बंद रखने की हिदायत दी गई है।
वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर से मुतालिक अवामी शऊर बेदारी के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। होटल रेस्टोरेंट्स में सफाई पर खास तवज्जो दी जा रही है। अगर कोई सफाई को नजरअंदाज करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान तेलंगाना की जेलों में कैद कैदियों से अब उनके रिश्तेदार कुछ दिनों के लिए मुलाकात नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टर जनरल महकमे जेल की तरफ से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि कोरोना वायरस के पेश नजर एहतियाती इक़दाम के तौर पर जेल में होने वाली अफराद खानदान और रिश्तेदारों की मुलाकातों को मनसूख कर दिया गया है और इस पर फौरी तौर पर अमल होगा। जेल में कैदियों की सलामती और उनकी सेहत को देखते हुए ये फैसला लिया गया। महरूसीन के अफराद खानदान और रिश्तेदारों से दरख्वास्त की गई है वो मुलाकात के लिए जेल न आए, लेकिन वो जेल में दस्तयाब टेलीफोन की सहूलत और ई मुलाकात से इस्तिफादा कर सकते हैं। रियासती हुकूमत ने किसानों की कर्ज माफी स्कीम की अमलावरी के लिए रहनुमाना खतूत वज़े किए हैं। अहकाम के मुताबिक 1 लाख रुपए के कर्ज को 4 किस्तों में अदा किया जाएगा। 1 अप्रैल 2014 तक दिसंबर 2018 तक कर्ज लेने वाले किसान इसके लिए मुस्तहक होंगे। शहरी इलाकों और हैदराबाद में लिए गए कर्ज को इससे मुस्तस्ना रखा गया है। एक खानदान से सिर्फ एक को ही कर्ज माफ किया जाएगा। पहले मरहले के तहत 25,000 के अंदर के कर्ज माफ किए जाएंगे। जिस तरह 9 दिसंबर 2019 को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहरियत तरमीमी कानून बिल की कॉपी को फाड़कर एक तहरीक को और इनकलाब को बर्पा किया था, उसी तरह 16 मार्च 2020 को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी और मुसलसल जीदोजहद के बाद तेलंगाना की असम्बली में शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ करारदाद मंजूर करते हुए तारीख रकम की गई। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असम्बली में CAA, NRC और NPR का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया था। करारदाद की मंजूरी का शहर में समाज के हर तबके से वाबस्ता अफराद ने खैर मकदम किया है। अवाम का कहना था कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी मुबारकबादी के मुस्तहक हैं कि उन्होंने तेलंगाना असम्बली में करारदाद की मंजूरी के जरिए मरकजी हुकूमत को सख्त पैगाम भेजा है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने NRC और NPR को लेकर खवातीन को होने वाले नुकसानात से भी आगाह किया और आज खवातीन की बड़ी तादाद में भी करारदाद की मंजूरी पर मसरत का इजहार करते हुए मजलिसी कायदीन को मुबारकबाद दी। कंचन बाग में अवाम की तरफ से मिठाइयाँ तकसीम की गई और कायदीन मजलिस को मुबारकबाद दी गई। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूँ। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया तो सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कल असेंबली के अंदर अकबर साहब ने जो मुसलमानों के बारे में रेजोल्यूशन पास करवाए हैं, हम उनके मशकूर ममनून हैं। CAA के खिलाफ, NPR के खिलाफ, NRC के खिलाफ जो CM साहब ने जो काम किया है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। हम बलखुसूस असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान की आवाम के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। क्योंकि ये काम, और भी बहुत सारी जमातें हैं हिंदुस्तान में, बहुत सारी जमातें हैं, स्टेट लेवल जमातें हैं, लेकिन जितना काम MIM के थ्रू हो रहा है वो काम कहीं पर नहीं हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो काम हिंदुस्तान में फिर कर रहे हैं, ये काम कोई नहीं कर रहे हैं। हालांकि मुस्लिम नुमाइंदे बहुत हैं, लेकिन जितना खुल के जो काम मिल्लत के लिए असद साहब कर रहे हैं वो काम कोई नहीं कर सकता है। मैं तहे दिल से अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे इन दोनों भाइयों को अल्लाह सेहत याबी करे। और मैं ये कहूँगा कि खुलकर कि ये कानून हमारे गरीब हिंदू भाइयों के खिलाफ भी ఇది అంటే మనం ఏ విధంగా అంటే ఇప్పుడు 1980 నుంచి డేట్ ఆఫ్ బర్త్లు ఉన్నాయి కానీ మిగతా అంతకు పూర్వం ఎవరికి లేదు. ఏ ఉన్నా పంతులు రాసిచ్చేవాళ్ళు. ఇది మాత్రం సమర్థించేది కాదు. ఎందుకంటే హైదరాబాద్ అనేది కాస్మోసిటీ ఏరియా. ఇది దీంట్లో అన్ని జాతుల వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇక్కడ బెంగాలీస్ కానీ, కర్ణాటక కానీ, అటు మహారాష్ట్ర కానీ, వీళ్ళందరూ ఇక్కడ పుట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అంతకుముందు పూర్వం వచ్చిన వాళ్ళు, నిజాం ఏరియా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు అప్పుడు పాలనలో. కానీ వాళ్ళందరికీ ఉన్న డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికెట్లు లేవు. అటువంటిప్పుడు ఇది పాసిబుల్ కాదు. ఇది मुसलमानों को दूसरे दर्जे की शहरी की तरह देखा जा रहा है।
कुछ भी नहीं, अकबर साहब जो भी करे अच्छा करे अपने लिए, हैदराबाद के लोगों को। कल NRC और CA के ताल्लुक़ से जो हुआ है इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। अकबर साहब, असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस मुल्क के बराबर के हकदार हैं, हम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं, हम भी पहले दर्जे के शहरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब का, अकबर साहब का, जो हम लोगों को मुसलमानों के वास्ते बहुत अच्छा काम करे। अल्लाह हमारे उनको अच्छा रखो, बहुत अच्छा काम करे। लाइन में से बच गए हम, पूरे पेपरों से बच गए हम। जब भी इस मुल्क की आइन के ख़िलाफ़ कोई बात होगी तो सबसे पहले हम उठेंगे। उन्होंने वो पर्ची को फाड़ कर सबसे पहला कदम उठाया, जिसके ज़रिए से जामिया मिल्लिया को एक तक़वियत मिली और JNU को मिली। उसके ज़रिए से बहुत से लोगों को एक उम्मीद मिली है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उसी के साथ साथ KCR साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और अकबरुद्दीन अवीसी साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में असम्बली के अंदर जो है NRC और CA NPR के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। ये क़ानून हिंदुस्तान की ख़वातीन के ख़िलाफ़ है। जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, जो ये काला क़ानून लागू हुआ था NRC का, जो ये इस हुकूमत से कैंसल कराए, अब वो हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अकबर ओवैसी साहब, असद ओवैसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप NRC और ये जो काला कानून जितने भी थे अपने हैदराबाद में उसको खारिज कराए, और यहाँ के हुकूमत को भी शुक्रिया, और अकबर ओवैसी साहब को तो बार बार शुक्रिया जो हम लोगों को ये अजाब से बचाए। बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कल असेंबली में जो अकबर साहब NRC या NPR CA के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाए उसके बारे में हम बहुत दिल से शुक्रगुज़ार करते हैं उनका बहुत बहुत, और असद साहब का भी बहुत शुक्रगुज़ार है जो ये काला कानून हमारे तेलंगाना से हटा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। దయచేసి రిజల్యూషన్ పాస్ చేయవలసిందిగా తమని కోరుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష। तेलंगाना असम्बली में शहरियत तरमीमी कानून NPR और NRC के खिलाफ करारदाद की मंजूरी यकीनन एक तारीखी वाक़या है। मरकज़ के इन क़वानीन के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पुरअमन व जमहूरी एहतजाज की करारदाद एक कड़ी साबित हुई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दलाइल और क़ायदे मुक़र्रना अकबरुद्दीन ओवैसी की मुदल्लिल बहस ने जहां मरकज़ी हुकूमत के अज़ाइम को बेनकाब किया, वहीं सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की एक कामयाब सियासी हिकमत अमली की हैसियत से इसे देखा जा रहा है। इस खुसूस में पेश है हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फिरोज की रिपोर्ट। रियासती बजट इजलास में तेलंगाना अवाम को एक बहुत बड़ी राहत मिली। गुज़िश्ता चंद माह से सया कानून के खिलाफ हुकूमत के मौक़िफ़ को लेकर अवाम में उलझन थी। 16 मार्च को हुकूमत ने शहरियत तरमीमी कानून NPR और NRC की मुखालिफत करते हुए करारदाद पेश करते हुए अवाम के शक व शुबहात को दूर कर दिया। लेकिन इस कामयाबी के लिए कौन जिम्मेदार है, उसका खुलासा होना ज़रूरी है। 9 दिसंबर 2019 को जब मरकजी हुकूमत ने शहरियत तरमीमी कानून बिल ऐवान में पेश किया और अपनी अक्सरियत के दम पर मंजूर करवा लिया, लेकिन ऐवान पार्लियामेंट में मजलिस के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस सया कानून की पुरजोर मुखालिफत करते हुए ऐवान में ही बिल की कापी को फाड़कर यह प्याम दिया कि इस बिल की मुखालिफत होनी चाहिए। उन्होंने बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। मैं इस बिल को फाड़ता हूं, यह हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद मुल्क भर में एहतजाज शुरू हो गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए। जहां तक तेलंगाना का ताल्लुक था, अवाम में ये बेचैनी पाई जा रही थी कि तेलंगाना हुकूमत का मौक़िफ़ क्या होगा। TRS और मजलिस की दोस्ती को लेकर मुख्तलिफ नजरियात पेश करते हुए उंगलियां उठनी शुरू हुई। मजलिस की क़यादत को बदनाम करने और कमज़ोर करने की साजिश शुरू हो गई। सया कानून की मुखालिफत दर्ज करवा कर हर कोई हीरो बनने की कोशिश करने लगा, लेकिन असल मसला था इस सया कानून के खिलाफ हुकूमत को खड़ा करना। इसके लिए एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली की ज़रूरत थी। TRS हुकूमत मरकज़ के हर फैसले की तायद आंख बनकर कर रही थी। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के वफ्द के साथ वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए इस सया कानून के जरिए बीजेपी के छुपे एजेंडे से उन्हें वाकिफ करवाया और दस्तूर के खिलाफ इस कानून की तफसीलात पेश की। इस मुलाकात के बाद वज़ीर आला ने सबसे पहले पार्लियामेंट में मुखालिफत करते हुए मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी का सबूत पेश किया। आंख बंद करके GST और नोटबंदी के फैसले की तायद के दौरान मजलिस ने इंतबा दिया था कि इससे मुल्क और रियासत का नुकसान होगा,
जिस का एतराफ़ वज़ीर आला इस बजट इजलास में कर चुके हैं। 16 मार्च को शहरियत तरमीमी कानून NPR NRC के खिलाफ करारदाद पेश करते हुए वज़ीर आला ने अपनी तकरीर के जरिए अवाम को राहत दी। वहीं दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत को ये इशारा दिया कि तेलंगाना के किसी फर्द के साथ नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे। तेलंगाना इस तरह की करारदाद पेश करने वाली रियासत है, लेकिन सया कानून के खिलाफ मुल्की एहतजाज का इशारा दिया है। वज़ीर आला ने अपनी तकरीर के दौरान इन बातों का जिक्र किया, जिसका खुलासा असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आला से मुलाकात के दौरान वाकिफ करवाया था। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐवान असम्बली में दो टोक अंदाज में कहा कि मजलिस हलीफ दोस्त जमात है। एक तरफ हिंदुस्तान में मुसलमान नाम लेने से खौफ खा रहे हैं, तेलंगाना में मजलिस की क़ियादत ने वज़ीर आला को मुसलमानों के साथ खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। अब मजलिस की क़ियादत और TRS की नेक नियति पर उंगली उठाने वालों को अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। मजलिस क्या कर रही है, इसका जवाब भी बजट इजलास में मजलिस के कायदे मुक़न्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने दे दिया। बेहतर है कि मजलिस की और हुकूमत की मुखालिफत करने वालों को अपनी ज़बान पर ताले लगा लेनी चाहिए। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को रुकन राज्यसभा नामजद करने की सिफारिश पर सवाल किया कि क्या ये बाहमी तबादले वाला मामला है। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मौज़िफ़ जज मदन बी लोकुर ने यह कहा था कि रंजन गोगोई को राज्यसभा का उम्मीदवार नामजद करने से सुप्रीम कोर्ट की गैर जानिबदारी पर कई सवाल उठते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 2012 में बीजेपी के साबिक़ मरकजी वजीर अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा था कि रिटायरमेंट से पहले जजेस के जो फैसले होते हैं उसके बाद उनके जहां पर तकर्रुरात होते हैं वो फौरी नहीं होने चाहिए। देखिए, मैंने एक सवाल उठाया है, सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये कुड प्रो क्यो है क्या, और मैं नहीं बल्कि जस्टिस लोकुर जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने ये कहा कि इनके इस अपॉइंटमेंट से सुप्रीम कोर्ट की इम्पार्शियलिटी के ऊपर कई सवालात उठते हैं। तीसरा ये है कि 2012 में लेट अरुण जेटली ने राज्यसभा में स्पीच देकर कहा था कि रिटायरमेंट से पहले जो फैसले होते हैं जजेस के और उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट मिलता है वो फौरन नहीं होना चाहिए। चौथी बात यह है कि इनके कई ऐसे फैसलों से सरकार को, मौजूदा मोदी सरकार को पॉलिटिकली फ़ायदा मिला है, चाहे वो CBI का केस हो, अयोध्या बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट हो या रफाइल का मामला हो। गोगोई ने खुद एक सुप्रीम कोर्ट के एक केस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसमें उन्होंने बैठकर अपने फैसले में कहा था, जो केस था ट्रिब्यूनल मेंबर्स को रीअपॉइंटमेंट का, उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मिस्टर गोगोई इसको कबूल नहीं करेंगे। अगर कबूल करते हैं तो वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और शान उठेंगे। देखिए, जुडिशरी में, जजेस में जो पब्लिक परसेप्शन अगर बनेगा वो खुद हम सबको सोचना है। और आखिर बात यह है कि इनके ऊपर एक महिला ने सेक्सुअल हरासमेंट का एक कंप्लेन दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि उसमें एलिगेशन में दम नहीं है। मगर हैरत की बात यह है कि इनके रिटायरमेंट के फौरन बाद उस महिला को, उसके फैमिली मेंबर्स को दोबारा रीइंस्टेट कर दिया गया। तो बताइए क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ये? देखिए, आप बात कर रहे हैं जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की, उनके रिटायरमेंट के 7 साल के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको अपना पार्टी का कैंडिडेट बनाकर उनको बनाया। तो इनको भी चाहिए कि बीजेपी का कैंडिडेट बन जाए ना, बीजेपी ज्वाइन कर लें। कौन रोक रहा है इनको? गोगोई साहब ज्वाइन कर लें बीजेपी, कौन रोक रहा है? ज्वाइन कर लीजिए बीजेपी, आप भी, मालूम हो जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कोरोना वायरस के सिलसिले में मोदी हुकूमत के इक़दामात को सिर्फ ज़बानी दावे करार दिया। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत सिर्फ अवाम को एहतियात बरतने के मशवरे दे रही है, लेकिन खुद इक़दामात नहीं कर रही है। सरकार तो सारी जनता को बोल रही है, खुद ही नहीं कर रही है। आप पार्लियामेंट में 700 MPs का सवाल नहीं है, पार्लियामेंट में 4000 एम्प्लॉयज़ भी तो हैं, उनका क्या होगा, उनकी सेफ्टी का क्या होगा? आप सारी देश की जनता को
प्रिकॉशन लेने के लिए कह रहे हैं, और आप तो प्राइम मिनिस्टर तो अपने घर में आराम से रहेंगे, वहाँ तो पूरे प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, मगर एमपीज को, पार्लियामेंट के एम्प्लॉयज़ का क्या होगा? हम तो उम्मीद करते हैं कि लोकसभा स्पीकर की सरकार उनकी मदद करेगी और सरकार उनको मदद करके एक अच्छा फैसला लेगी, क्योंकि आप जब लोगों को बोल रहे हैं तो आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती आपको सरकार कर रही है। नहीं, ऐसा हमको अच्छी बात सोचने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है प्रिवेंशन के लिए। जब सारे देश में हम लोग सबको कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि भाई आप एहतियात करिए, प्रिकॉशन लीजिए, तो हमको भी तो एग्जाम्पल सेट करना है ना यहाँ पर। अब मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, जब बीजेपी अपने 400 एमपी को जमा करके खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फिक्र करने की बात नहीं है। भाई प्रधानमंत्री कहने, अगर वो कह रहे हैं फिक्र करने की बात नहीं है, तो फिर आप कहने ऐसी कौन सी मेडिसिन है, दे दीजिए ना, हमको भी, देश को दे दीजिए। फिर आप क्यों देश से कह रहे हैं कि जमा ना हो, क्यों आप मॉल्स को बंद कर रहे हैं, क्यों आप स्कूल को बंद कर रहे हैं? ये तो सोचना चाहिए सरकार को। टीआरएस के रुकन काउंसिल के प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी 120 करोड़ अवाम को परेशान कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के सयाह कानून के फैसले की मुख्तलिफ रियासतें मुखालिफत कर रही हैं। टीआरएस ने भी असेंबली में उसकी मुखालिफत की है। बीजेपी के सदर यानी कि बी संजय बयानबाजी के जरिए मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। केसीआर को मुल्क का गद्दार कहा जा रहा है। हकीकत में मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले नरेंद्र मोदी असल में मुल्क के गद्दार हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने कहा कि एनपीआर और बीजेपी का सियासी फैसला है, इसके खिलाफ करारदाद पेश करने से कुछ होने वाला नहीं है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान ए दयाकर ने कहा कि टीआरएस इस मामले में संजीदा नहीं है। मरकजी हुकूमत कह रही है कि दस्तावेजात बताने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी कह रही है कि इससे सियासी साजिश का जवाब देने के लिए अवाम को मुतहरिक होना होगा। बीजेपी मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि करारदाद सिर्फ मुखालिफत के काम आ सकती है, उसे रोकने के लिए नहीं। तेलंगाना स्टेट अक़लियती कमीशन के ज़रिए तमाम अक़लियतों के मसाइल पर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जाएगी। कमीशन के सदरनशीन मोहम्मद क़मरुद्दीन ने बताया कि कमीशन के मुकम्मल इजलास में इस बात का फैसला किया गया। अब कोरोना वायरस की वजह से एहतियाती तौर पर कॉन्फ्रेंस व अवामी इज्तिमा से इज्तनाब किया जा रहा है। अवामी इज्तिमात पर आए तहदीदात के बाद ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद होगी। कॉन्फ्रेंस में कौमी अक़लियती कमीशन, तमाम रियासतों के अक़लियती कमीशन के सरबराहान व दीगर जिम्मेदारान के अलावा इंसानी हुकूक़ कमीशन इदारों के मंदूबीन, स्कॉलर्स, जहदकारों को मदऊ करेगी। उन्होंने बताया कि मुल्क में अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की गैर दस्तूरी कोशिशों के पस मंज़र में इस कौमी कॉन्फ्रेंस के जरिए सारे मुल्क को एक पैगाम दिया जाएगा। कमीशन के सदरनशीन ने शहरियत तरमीमी कानून, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ तेलंगाना असेंबली में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से पेश करदा और मंजूरा करारदाद की सिताइश की। अक़लियतों की मुजव्वज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए महकमे अक़लियती बहबूद को दरकार बजट की इजराई के लिए मकतूब रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि तमाम शहरियों बिलखुसूस अक़लियतों की फलाह बहबूद के मामले में रियासत तेलंगाना सारे मुल्क में मिसाली हैसियत रखती है। कोरोना वायरस की वजह से तमाम तालीमी इदारों को बंद करने हुकूमत के फैसले के सबब जामे निज़ामिया की जानिब से मुनक़्क़िद किए जाने वाले खिदमात अहले शरिया के तमाम इम्तहानात गैर माना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। शेखुल जामे जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने बताया कि नायब क़ज़ात, खिताबात, इमामत, मुल्ला, खिरात, सबा व अशरार खिरात, इमाम आसिम कूफी के मुकर्ररा इम्तहानात जून तक मुलतवी कर दिए जाएंगे। नई तारीख का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। हल्का असेंबली याकूतपुरे के 219 मुस्तहक़ खानदानों में हुकूमत की मकबूल आम फलाह स्कीम शादी मुबारक के तहत चेक्स की दारुस्सलाम में तकसीम अमल में आई। मुतालिका रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने याकूतपुरे की अराकीन बल्दियाँ और मंडल ओहदेदारों के हमरा 219 खानदानों में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने अवाम से अपील की कि वह हुकूमत की फलाही स्कीमों से मुस्तफीद होने के लिए मजलिसी जिम्मेदारों से राब्ते में रहें। मल्लेपल्ली अफजल सागर के इलाके में चंद दिन कबल दीवार के मुनद्दम हो जाने से एक ही खानदान के 3 लोग हलाक हो गए थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर इस सिलसिले में जब नुमाइंदगी की गई तो उनके अफराद खानदान को, जो लोग मर चुके थे, 5 लाख रुपए का चेक दिया गया।
रुकन असम्बली मजलिस जाफर हुसैन मेराज ने यह चेक उनके अफराद खानदान के हवाले किया। महावीर जयंती के मौके पर आम तातील के लिए असम्बली में मजलिस की नुमाइंदगी ने शहर के जैन समाज में मसरत की लहर दौड़ा दी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात से जैन बरादरी के वफूद ने दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया और तहनीत पेश की। वाज़ेह है कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी अरकान असम्बली ने 6 अप्रैल को महावीर जयंती के मौके पर आम तातील के लिए असम्बली में हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। शुमाली साहली उड़ीसा और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों में तेज तूफानी हवाओं का दायरा बना हुआ है, जिसके सबब शुमाली तमिलनाडु, मशरकी विदर्भा, रायलसीमा और तेलंगाना में तेज हवाएं चलेंगी। हवाओं का जनूबी छत्तीसगढ़ व उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों में भी तूफानी हवाओं का दायरा बना हुआ है, जिसके सबब आइंदा 3 दिनों तक तेलंगाना में तूफानी हवाओं के झक्कड़ चलेंगे और कई मकामात पर बिजली गिरने के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के बेशतर इलाकों में गर्मी के बावजूद तूफानी हवाओं की वजह से दर्जे हरारत में मामूली असर पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेल्सियस भद्राचलम में रिकॉर्ड किया गया। कम से कम दर्जे हरारत 17.4 डिग्री सेल्सियस मेदक में रहा। मियापुर के इलाके से 2 साला बच्चे के अगवे के मुम्मे को पुलिस ने चंद घंटों में ही हल कर लिया। बताया गया है कि अब्दुल वाहिद के फर्जंद 2 साला अशफाक का नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था। मुगविया के वालिदैन ने मियापुर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से अगवा कुनंदगान का पता चलाया और अशफाक को उनके वालिदैन के हवाले कर दिया। बताया गया कि हफीजपेट के आदित्य नगर इलाके से बच्चे का अगवा किया गया था। चेवड़ला में दिशा इस्मत रजी कत्ल वाक़े की तरह एक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक जैसा कि डीसीपी प्रकाश रेड्डी ने बताया कि चेवड़ला मंडल के तुंगड़पल्ली देहात में एक खातून की बरहाना लाश बरामद हुई और जैसा कि देखा जा सकता है कि उसका सर भी वहां पर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। सर पर वजनी पत्थर के निशान पाए गए। मुकामी अवाम ने 30 साला खातून की लाश नजर आने पर पुलिस को इत्तला दी। शुबा किया जा रहा है कि मकतूला को इस्मत रेजी के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। खातून की शिनाख्त की कोशिश जारी है। वाज़ेह है कि शादनगर के इलाके में इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था और दिशा नामी एक खातून को वहां पर इस्मत रेजी के बाद कत्ल किया गया था और उसकी लाश को आग लगा दी गई थी। उस वाक़े के मुलज़िमीन पुलिस के साथ इनकाउंटर में मारे गए हैं। सफाबाद पुलिस हदूद में वाक़े तारा मंडल कॉम्प्लेक्स में 5वीं मंजिल पर आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप में लगी आग से आसपास के इलाके में सनसनी देखी गई। 2 फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाया गया। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने भी मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुतल्लिका पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। एसएससी इम्तिहानात के दौरान कोरोना वायरस से निपटने के लिए एहतियाती इक़दामात, तलबा को मास्क लगाने और पानी की बोतल साथ रखने की इजाजत। वजीर तालीम का जायजा इजलास। तेलंगाना को कोरोना वायरस से कोई खतरा नहीं, 4 मरीजों का इलाज जारी, 66,000 अफराद की स्क्रीनिंग। खलीजी ममालिक से आने वालों को अलग थलग रखा जाएगा। वजीर सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना असेंबली में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ करारदाद की मंजूरी का समाज के हर तबके की तरफ से खैर मकदम। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबर ओवैसी की सिताइश। साबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के कई फैसलों से मोदी हुकूमत को हासिल हुआ सियासी फायदा। क्या ये बाहमी तबादले वाला मामला है? बैरिस्टर ओवैसी का सवाल। और तेलंगाना के चेवड़ला में खातून की बरहाना लाश दस्तयाब, इस्मत रेजी के बाद कत्ल कर दिए जाने का शुबा। दिशा केस किया ताजा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।